साल पहले सरोजा ने चिगुरु की शुरुआत की, जब उन्होंने देखा कि उन लड़कियों का कोई घर नहीं है जिन्हें उन्होंने मगड़ी के रेशम कारखानों में बाल मजदूरी करने से बचाया था। बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर मगड़ी के रेशम कारखानों में सरोजा पहली बार 90 के दशक में रिसर्च के सिलसिले में गई थी। मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे 10-12 घंटे खड़े होकर काम करते थे। पूरे वक्त उनके सिर झुके रहते थे। कहीं वो काम से जीना चुराएं, इसलिए बार बार लाउडस्पीकर पर उन्हें काम करते रहने के लिए कहा जाता। एक बार एक बच्चे के बाल मशीन में फंस गए और झटके से उसकी खाल खिंच गई। 2-3 दिन में ही उस बच्चे की मौत हो गई। 1999 से 2005 के बीच में उन्होंने कई छापे पढ़वाए और 1200 बच्चों को छुड़वाए। उनकी रिसर्च के आधार पर मगड़ी रेशम कारखानों के खिलाफ जनहित याचिका डाली गई और सरोजा की कोशिशों से 1000 में से 800 कारखाने बंद हो चुके हैं। हमारा मकसद था कि रेड के बाद बच्चों का पुनर्स्थापन हो और हम उन्हें स्कूल भेजें, लेकिन साथ ही हम खास तौर से कोशिश करते कि गांव वालों से घुले मिलें और उन्हें समझाएं ताकि वो अपने बच्चों को इस काम में लगाएं ही नहीं। अपनी कामयाबी का श्रेय वो अपने पति सत्यनारायण को देती हैं, जिन्होंने उन्हें समाज सेवा का सुझाव तब दिया जब वो अपने बेटे की बीमारी की वजह से मानसिक तनाव से गुजर रही थी। लेकिन 1997 में उनके पत्रकार पति लकड़ी माफिया के हाथों मारे गए। उनकी मौत के 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन मेरे साथियों ने मेरी बहुत मदद की और मुझे दोबारा काम करने के लिए प्रेरित किया। सरोजा को धमकियां मिलती हैं रेशम के कारखानेदारों से, यहाँ तक कि उन माता पिता से भी जो अपने बच्चों से काम कराना चाहते हैं। मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी अपना मोबाइल बंद नहीं करती। कुछ भी हो सकता है। बच्चों को स्कूल जाते वक्त परेशान किया जा सकता है। मैंने पहला छापा 1997 में पढ़वाया था। मुझसे कहा गया कि 15 दिन मगड़ी में कदम न रखूं, लेकिन मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल मरना तो है ही। अगर इस काम में मेरी जान जाती है तो ऐसा ही सही। क्या आप रास्ते में आते जाते किसी कुष्ठ रोगी के लिए रुकेंगे? बहुत मुमकिन है कि आप उनसे मुंह फेर लें और आगे निकल जाएं। लेकिन कविता भट्टाराई ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कुष्ठ रोगियों को गले लगाया, उनका इलाज कराया, उनको सहारा और सम्मान दिया। कुष्ठ रोगी के पास आने से भी लोग डरते हैं। उनकी देखभाल तो दूर की बात है। अक्सर ऐसे मरीजों को घरों और अपने गांव से भी निकाल दिया जाता है और वो भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। मेरा कुष्ठ रोग की बीमारी हो गया, गांव समाज निकाल दिया। कोई घर पर जाने से घृणा करता है लोग, इसीलिए हम यहाँ पर हॉस्पिटल में रह रहे हैं। सब कुछ अच्छा मिलता है, व्यवहार है, सब कुछ है। अभी कम गया है, नीचा है ना तरवा में। कविता भट्टाराई देश के दूर दराज इलाकों में कुष्ठ रोग से अकेले लड़ रही हैं। बिहार नेपाल सीमा पर उन्होंने एक आश्रम बनाया है, जहां तकरीबन 5 लाख कुष्ठ रोगियों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। कई बार मन में सवाल आता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेकिन ये शायद भगवान की मर्जी है। भगवान चाहते हैं कि मैं लोगों की सेवा करूँ, जिनसे उनके जीने के मूल अधिकार छिन गए हैं, जैसे कि रहने का अधिकार, इलाज का अधिकार, यहाँ तक कि सम्मानजनक जिंदगी का अधिकार। ह्यूमन डिग्निटी। जैसे माता संभालती है, नेपाल में जन्मी कविता ने अपने गुरु बाबा क्राइस्ट दास के छोटे से लेप्रोसी अस्पताल में स्वयंसेवी बनकर शुरुआत की। अपने आखिरी वक्त में बाबा ने कविता से इस अभियान को जारी रखने को कहा। मैं सोचती हूँ तो एक ही बात मन में आती है कि किसी ने मुझ पर भरोसा किया, वो भी बाबा दास ने। तभी तो मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि उन जैसे संत ने अपनी संस्था के काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा मुझ पर सौंपा। कविता
कविता अस्पताल के अलावा 21 कॉलोनियों की भी देखभाल करती है जहां कुष्ठ रोगी रहते हैं। यहां तकरीबन 1000 बच्चों की मुफ्त पढ़ाई होती है। मरीजों और उनके परिवारों को व्यावसायिक ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेप्रोसी से घाव से पैर भी कट गया, तो यहाँ भी रह गया। हम लोग के बाबा शरण दे दिया। हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। भीख दुख हम लोग नहीं मांगते हैं। कविता ने एक अनूठी शुरुआत की है। मरीजों को मुफ्त इलाज के लिए भर्ती किया जाता है। उनके परिवार के सदस्य इनकी संस्था लिटिल फ्लावर द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल, स्कूल, डेयरी में स्वयं सेवा करते हैं। ये संस्थान खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं और जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं वो बेहतरीन है। किसी को कम नहीं समझा जाता क्योंकि वो कुष्ठ रोगी है। उनके लिए काम होता है जिन्हें मुख्यधारा से अलग रखा गया और जिन्हें आम आदमी को मिलने वाले मौके नहीं दिए गए। हालांकि सरकार ने भारत को 2005 में कुष्ठ रोग मुक्त होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन कविता के अस्पताल में अब भी हर रोज 50 नए केस आते हैं। कविता को उम्मीद है कि अपने इस काम के जरिए वो एक दिन कुष्ठ रोग को पूरी तरह से मिटाने में कामयाब होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। उस दिन 5 आदमी थे। 2 मेरे पति को पकड़े थे, 3 लोगों ने मुझसे रेप किया। 3 तो 2 हमारे साथ गलत व्यवहार करी। हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी देने के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। उद्यमिता जागरूकता के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हर कस्बे में इस कार्यक्रम का लाभ रोजगार में वृद्धि के लिए पहुंचाया जा रहा है। बेरोजगार युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने ही गांव कस्बे में स्वयं का रोजगार कर रहे हैं। हमको रोजगार मिला है, हम जैसे और लोगों को 7-8 लोगों को रोजगार मिल गया है। इससे अपना परिवार खुशहाल है। महिला उद्यमियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार पापड़ बनाना, अगरबत्ती निर्माण इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। सिलाई के वजह से, समूह के वजह से हमने पैसे बचत करके मकान बनाया है। उसके बाद में हमारा परिवार भी अच्छा चल रहा है। उद्यमिता विकास की सबसे अहम बात यह है कि स्वरोजगार के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर इन्हें स्व सहायता समूहों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाकर हितग्राहियों को बेहतर से बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद की जाती है। समूह में जुड़ने के बाद इधर उधर आने जाने से हम लोग को बहुत नॉलेज हुआ। हम लोग किसी को भी अब खुल के बात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण देने वाली एजेंसियों को हितग्राही के लिए कम से कम 1 साल का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब तक लाखों हाथों को सफलतापूर्वक रोजगार मिल चुका है। मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, मैं उसके समय पे किस्त भर रहा हूँ। अपने नाम से दुकान ली, अपनी दुकान खुद की चला रहा हूँ। 2 कारीगरों को काम दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के उद्यमिता विकास केंद्र ने पिछले कई सालों से स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। अंजुला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए। सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ हो गए। अब जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विचार का अगला महापड़ाव है पारंपरिक फसलों के साथ फल फूल औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। प्रदेश में खेतों की रंगत अब बदल रही है। रंग बिरंगे फूलों की खेती किसानों के लिए सीमित जमीन में असीमित लाभ का जरिया बन रही है। वर्ष 2010-11 में लगभग 7,600 एकड़ क्षेत्र में पुष्प उत्पादन
तकरीबन 6,000 टन था। ये 2012-13 तक लगभग 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र तक बढ़कर बेहतर तकनीक की मदद से 1,58,199 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के फूल अब अन्य प्रदेशों को भी अपनी खुशबू से महका रहे हैं। उद्यानिकी कृषकों को बेहतर तकनीकी उपकरण, यंत्र और मार्गदर्शन आदि उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टी एक्सपो आयोजित किया गया। देश विदेश की 85 अग्रणी कंपनियों ने यहां अपनी तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। 50% अनुदान मिल रहा है आजकल, फूलों के लिए भी, सब्जी के लिए भी मिल रहा है वो तो, और सरकार काफी कुछ कर रही है उसके लिए। तो जैसे अभी उनने हार्डी एक्सपो लगाया, तो इसमें भी काफी कुछ किसानों को बुलाए हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब ज्ञान दिया उनमें। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में खेती किसानी का व्यवसाय एक नई अंगड़ाई ले रहा है। खेतों में लहलहाती फूलों की फसलें तरक्की की खुशबू को चहुओं ओर फैला रही हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रियल हीरोज। भवरी देवी, इनके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। वो बहादुर महिला जिसने बरसों पहले बेमिसाल साहस का परिचय दिया। उनका संघर्ष देश भर की महिलाओं के लिए मुहिम बन गया। वो है इस साल की हमारी स्पेशल अवॉर्डी। जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर भटेरी गांव में हर कोई भवरी देवी को जानता है। वो बहादुर साथिन जिसने बेमिसाल हिम्मत दिखाई। भवरी देवी इस खेत में रोज आती हैं। अपने जख्मों को वो ताजा रखना चाहती हैं। 20 साल पहले इसी खेत में ऊंची जाति के कुछ लोगों ने उनसे गैंगरेप किया था। उस दिन 5 आदमी थे। 2 मेरे पति को पकड़े थे, 3 लोगों ने मुझसे रेप किया। 3 तो 2 हमारे साथ गलत व्यवहार करी। भवरी अपने गांव में बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष कर रही थीं। अखातीज के दिन वो एक घर में घुस गईं जहां 9 महीने की बच्ची की शादी की जा रही थी। भवरी देवी को सबक सिखाने के लिए उनसे गैंगरेप किया गया। उन्होंने कहा, ये इज्जत का सवाल है, एक दलित गुजरों की शादी कैसे रुकवा सकती है। अपने पति की मदद से उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब भवरी देवी ने लोगों से मदद मांगने के लिए गांव में प्रदर्शन किए। 1995 में उन्होंने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आरोपी बरी हो गए। लेकिन भवरी देवी डटी रहीं और उनका साहस देखकर महिला संस्थाएं उनकी मदद के लिए आगे आईं। भवरी देवी के नेतृत्व में देश भर में इंसाफ की मुहिम शुरू हुई। कई महिला संगठन साथ आए और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस मुहिम का ही नतीजा सामने आया प्रसिद्ध विशाखा दिशा निर्देश के रूप में। वो अदालती फरमान जो काम की जगह पर होने वाले यौन शोषण को परिभाषित करता है। पिछले 20 साल में भवरी देवी के बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है, लेकिन उस महिला के लिए कुछ नहीं बदला है जिसने असरदार लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई। भवरी देवी और उनके पति को आज भी उनके गांव में कदम नहीं रखने दिया जाता है और उनकी मासिक आमदनी है महज 500 रुपए, जो महिला विकास समिति से भेंट स्वरूप मिलते हैं। लेकिन फिर भी भवरी देवी ने हिम्मत नहीं हारी है। अब वो अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक स्वयं सहायता समूह चला रही हैं। बाल विवाह और यौन शोषण के खिलाफ उनका संघर्ष जारी है और इंसाफ के लिए लड़ने का जज्बा बरकरार है। 50 साल में देव सरकार न्याय ले छोड़ा, चुप नहीं बैठ। तो ये बहादुर महिलाएं थी इस साल की हमारी रियल हीरोज। हम उम्मीद करते हैं कि इनसे कुछ सीखकर हम सब अपने स्तर पर छोटी छोटी कोशिशें जरूर करेंगे, क्योंकि आम इंसान की छोटी छोटी कोशिशों से ही समाज में बड़े बदलाव आते हैं। नमस्कार। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायगढ़ की बात करेंगे। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के एक हत्या के आरोपी भुवनेश्वर सोमारी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। छाल कछार गांव के रहने वाले भुवनेश्वर ने मामूली बात को लेकर वहीं के रहने वाले रामनाथ की हत्या 9 मार्च 2010 को कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी, जिसके बाद उभय पक्षों को सुनने और आरोप सही पाए जाने पर न्यायाधीश ने आरोपी भुवनेश्वर सोमारी को 2000 रुपए के अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण चतुर्वेदी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विवादों में घिरे रहने वाले कुलपति के खिलाफ इस बार मोर्चा महिला उत्पीड़न विरोध मोर्चा ने खोला है। आपको बता दें कि कुलपति के खिलाफ विश्वविद्यालय के कई महिला कर्मचारियों ने पूर्व में भी शिकायतें कर रखी हैं, लेकिन इस बार मोर्चे के संयोजक विजया पाठक ने डॉक्टर लक्ष्मण चतुर्वेदी की शिकायत राष्ट्रपति और राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से करने की बात कही है। साथ ही सड़क पर उतरकर विरोध करने का फैसला भी लिया गया है। आपके यहाँ की लक्ष्मण चतुर्वेदी ने इसको नर्क बनाया। ताड़ना का जो दौर गुजर रहा है, इसको लेकर कहीं न कहीं गंभीर हम लोगों को भी होना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है इस पूरे प्रदेश की कि इसको गंभीर ढंग से होना चाहिए। विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वो। अच्छे विद्यार्थियों को एडमिशन रोक के कुछ ऐसे लोगों को एडमिशन दे रहे। उन्होंने पूरा अय्याशी का अड्डा बना रखा है। 70 साल के हो गए वो, और जो अश्लील हरकतें कर रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक है। और वो भी एक विद्या मंदिर में। तो मेरा मोर्चा की तरफ से मैं एक आप कहना चाहती हूँ कि मैं इसको ज्ञापन राष्ट्रपति के पास भी जाऊंगी, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार में भी इसका गुहार लगाऊंगी। इन सब के बाद अगर न्याय नहीं मिले। रायगढ़ में अपने पति से दुत्कार मिलने के बाद पूर्व सरपंच की पत्नी बनकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक महिला अब कहीं की नहीं रही। उसके कथित पति से हुए अपने बच्चे को पिता का नाम दिलाने के लिए ये महिला अब कलेक्ट्रेट के पास धरना दे रही है। करगोड़ा के कुर्मी भौना निवासी इस महिला को उसके पति ने 10 साल पहले छोड़ दिया था। अब ये महिला अपने बच्चे को पिता का नाम दिलाने के लिए आंदोलन पर उतर गई है। धरने पर बैठी इस महिला को जिला प्रशासन ने समझाइश देकर धरना स्थल से उठा दिया है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट कार्ड वितरण योजना में धांधली सामने आ रही है। कांकेर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1,86,619 परिवारों को स्मार्ट कार्ड का वितरण किया जाना था, लेकिन ये काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। प्रत्येक परिवार को 30,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ 1 साल के लिए दिया जाना है। इतने लोगों का स्मार्ट कार्ड बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। स्मार्ट कार्ड को बनाने की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश की एक कंपनी को दी गई है, लेकिन इस कंपनी ने कार्ड बनाने के लिए अभी तक शिविर नहीं लगाया है। हितग्राहियों को स्मार्ट कार्ड के लिए तारीख पर तारीख दी जा रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कहां दहेज में दिए जाते हैं 21 सांप। देखिए इस रिपोर्ट।
ये है महासमुंद के सौरा प्रजाति के लोग। यहाँ की खासियत ये है कि लोग अपनी लड़कियों की शादी में दहेज के रूप में 21 प्रजातियों के सांप देते हैं, और जो परिवार लड़के को दहेज के रूप में सांप नहीं देते हैं, उनकी लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं, क्योंकि सौरा प्रजाति के लोगों के लिए जहरीले सांप ही रोजगार के साधन हैं। यहाँ के दुधमुए बच्चे भी सांप के साथ ही खेलते हैं। सांप के मर जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार भी किया जाता है और लोगों को भोज देना पड़ता है। मैम जब सब दादी पुरखा से चलते हैं तो हमारे चलना जरूरी है। अगर सांप नहीं देने से शादी रुक जाएगा। इसको 1 महीना रखते हैं, 1 महीना से 2 महीना तक, 2 महीना ले 1 दिन ऊपर नहीं रख पाते हैं। अगर नियम अनुसार में पकड़ते हैं, जैसे हमारे पेटारा है, अगर पेटारा में सांप खत्म हो गया तो पूरा हमारे सगा है इतना भरले भात खिलाना पड़ते। जिसे दाढ़ी मूछ है ना, जिसे मर जाते हैं, परिवार मरते हैं तो मुड़ाते हैं, वैसे तरीके उसमें मुड़ाना पड़ते हैं। ससुराल में सांप नहीं होने से शादी के लिए 2 साल का इंतजार करने वाले इस सपेरे का कहना है कि शादी में मिले 21 सांप ही इनका दहेज है। इसके बिना शादी नहीं होती है। दहेज में मिले सांपों से खेल तमाशा दिखाते हैं और इनसे मिले पैसे से परिवार चलाते हैं। यही इनका पारंपरिक कारोबार है। बहुत दिन तक इंतजार करेला पड़ी सांपों के कारण। सांप नहीं था ना हमारे ससुराल पास, तो क्या है सांप के करत ले से बहुत टाइम लग गया हमारे शादी में। तो अभी जो शादी करे हैं 21 प्रकार के सांप मिले। सपेरों की बस्ती में रहने वाले ये लोग सांप के खेल तमाशे से मिले पैसे पर निर्भर हैं। कोई भी सरकारी योजना इनके पास नहीं पहुंची है। जिला मुख्यालय से लगे इस बस्ती में ये लोग पिछले 20 सालों से रह रहे हैं। बावजूद इन्हें शासन की तरफ से कोई लाभ और मदद नहीं मिल सकी है। मोहित कुमार साहू, ETV न्यूज, महासमुंद। बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ।
पुलिस नक्सली मुठभेड़, थाना प्रभारी और प्रधान आरक्षक शहीद। दंतेवाड़ा में रेल पटरी को बनाया निशाना तो बालोद में रेलवे कैंप पर बोला हमला। भोपाल के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में हादसे के बाद रात भर पसरा रहा मातम। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। शासन ने किया मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय हुआ बाल संरक्षण आयोग। सभी जिला कलेक्टरों को शादी समारोहों पर नजर रखने के निर्देश। एक बार फिर शर्मसार हुई शीला की दिलदार दिल्ली। सार्वजनिक शौचालय में पड़ी मिली एक नाबालिग बच्ची। दुष्कर्म की आशंका, 22 संदिग्धों से हुई पूछताछ। और कोल घोटाले के सिलसिले में सीबीआई के छापे। दिल्ली हरियाणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी हुई कार्रवाई। रायपुर में कोयला व्यापारी संजय जैन पर कसा शिकंजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। चलिए सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। कोल घोटाले के सिलसिले में आज सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में छापा मारा है। यहां पर कोयला व्यापारी संजय जैन के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। साथ ही सिलतरा के इंडियन स्पंज कंपनी पर भी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई और राज्यों में भी कोल घोटाले के मद्देनजर सीबीआई के छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें दिल्ली हरियाणा भी शामिल है। साथ ही छत्तीसगढ़ पर भी ये कार्रवाई की गई। रायपुर में कोयला व्यापारी संजय जैन पर इस वक्त शिकंजा कसता नजर आ रहा है। रायपुर से हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, सीबीआई की इस छापामार कार्रवाई से संबंधित क्या क्या जानकारी मिल पाई है? जिस संजय नाम के व्यापारी के यहाँ कार्रवाई की गई है, फिलहाल वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है? जो मैं बताना चाहूंगा कि जो संजय जैन है, जो एक कोल व्यापारी है जिनका कोयले का कारोबार है, तो इनके जितने भी संस्थान है, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली हरियाणा और छत्तीसगढ़ के संस्थानों में इनके कार्रवाई की गई है। रायपुर से जो लगा हुआ सिलतरा है, वहां पर इनके एक इंडस्ट्री है इंडियन स्पंज आयरन करके, वहां पर जो है सीबीआई की जो दिल्ली की टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है और वहां पर जितने भी तमाम दस्तावेज हैं उनको खंगालने का कार्य किया जा रहा है। जिस तरीके से पहले बात आ रही थी कि जो कोल आवंटन घोटाला हुआ है उसमें इस कंपनी के मालिक जो है संजय जैन, उनका भी हाथ हो सकता है। तो इन पूरे मामले पर जो सेंट्रल की सीबीआई की टीम है वो रायपुर पहुंची हुई है। रायपुर से लगे हुए जो सेंटर है वहां पर उनकी कार्रवाई चल रही है और जितने भी तमाम दस्तावेज है उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है कि ताकि किसी भी तरीके की जो भी गड़बड़ियां वो उजागर हो सके। तो इंडस्ट्री के अंदर जो अभी फिलहाल जो सीबीआई की टीम है वो जो छापेमार कार्रवाई उनकी जारी है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इधर से कई दस्तावेज मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सीबीआई की टीम है उन्होंने अभी इस बारे में मीडिया से कोई भी बात नहीं की है। मीडिया ने बात करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन कोई भी अधिकारी, ना तो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ अधिकारी, ना तो सीबीआई की टीम ने जो है मीडिया से बात की है। लेकिन जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ सिलतरा स्थित फैक्ट्री में जारी है। और जो अन्य ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है, बताया जा रहा है दिल्ली हरियाणा में भी छापे पड़े हैं, क्या वो भी संजय जैन के ही ठिकाने हैं? जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तो जो संजय जैन है वो कोयला कारोबारी है, उनके ही यहाँ जो ठिकाने उन पर जो कार्रवाई है वो दिल्ली हरियाणा में जारी है और छत्तीसगढ़ के जो सिलतरा है वहाँ पर जो उनका आयरन स्पंज आयरन की जो इंडस्ट्री है उस पर जो है सीबीआई की जो टीम की है वो कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, फिलहाल इंडियन स्पंज कंपनी पर जो कार्रवाई की जा रही है, संजय जैन पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है सीबीआई द्वारा, लेकिन देखना होगा क्या कुछ बड़े खुलासे हो पाते हैं। आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे जुल्फिकार, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोयला घोटाले के सिलसिले में सीबीआई आज कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में सीबीआई कई ठिकानों पर छापामार कर रही है, वहीं हरियाणा के जिंद में भी छापेमारी की गई है। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर के अंतागढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 2 जवान शहीद भी हुए हैं। मुठभेड़ रावघाट और तोड़ाकी के बीच हुई। मुठभेड़ में एक थाना प्रभारी और एक आरक्षक शहीद हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी अतिरिक्त बल के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। वहीं कांकेर जिले के ही पखांजूर इलाके में भी स्थित बांदे वन डिपो में नक्सलियों ने आग लगा दी। नक्सलियों की इस करतूत से लाखों रुपए कीमत का बांस जल गया।
घटना देर रात की है। घटना को अंजाम देकर मौके से